गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा वीडियो है इसका विषय है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। संज्ञानात्मक विकास के बारे में हम जानते हैं अपने बाह्य जगत के बारे में विचारने, सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता को हम संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। यानी कि अपने बाह्य जगत के विषय में हम ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो वह विकास किस प्रकार से बालक में होता है, इसको जीन पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं में बताया। बालक की जो उम्र है उन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से वो विभिन्न जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। और उन्होंने बताया कि बालक जो है अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं। यानी कि जो ज्ञान है उसे निर्माण करने में बालक स्वयं उत्तरदायी होता है। तो किस प्रकार से वह ज्ञान को निर्माण करता है, ज्ञान का सृजन करता है, उसे इन्होंने कुछ प्रक्रियाओं में भी समझाया। इसे हम सब जानेंगे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम उनके कुछ जो शब्द उन्होंने दिए हैं, टर्म्स जो इस थ्योरी के अंतर्गत हैं, उन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उनकी जो विकासात्मक अवस्थाएं हैं उनको हम समझेंगे। तो जीन पियाजे की अगर हम बात करें तो उनका पूरा नाम था जीन विलियम फ्रिट्ज पियाजे। उनका जन्म 9 अगस्त 1986 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है वो 16 सितंबर 1980 को उनका देहांत हो गया था। वह स्विट्ज़रलैंड से बिलोंग करते हैं। इसलिए उन्हें स्विस, वो क्या थे, एक जीव विज्ञानी थी, बायोलॉजिस्ट थे और फिलोसफर थे। वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में कुछ समय के लिए कार्य करते हैं और वो अपना योगदान यहाँ पर देते हैं संज्ञानात्मक विकास के रूप में। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो वो क्या थे, एक बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने जो बिने हैं उनके साथ कार्य किया। बिने के साथ वो बुद्धि जो विकास है उसके जो टेस्ट है उसके निर्माण के लिए उन्होंने कार्य किया। इसी दौरान उनके माइंड में कुछ प्रश्न उठे कि किस प्रकार से जो बालक हैं उनका संज्ञानात्मक विकास होता है। और इन्हीं प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए उन्होंने जो अपने स्वयं के जो बच्चे हैं उन पर प्रयोग किया और एक लंबे समय तक उन्होंने अपने बच्चों का अवलोकन किया। उसके बाद उन्होंने इस सिद्धांत को उन्होंने बताया कि किस प्रकार से बालक में संज्ञानात्मक विकास होता है। तो उनके सिद्धांत का नेम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 1920 में उन्होंने विने के साथ उनकी लेबोरेटरी में कार्य किया और वो कार्य था बुद्धि परीक्षण। उसी समय उनके माइंड में कुछ प्रश्न उठे, जैसे कि आपने देखा होगा वो इस बात को लेके परेशान थे या कंफ्यूज थे कि कैसे एक जो वयस्क व्यक्ति है वह तो चीज़ों को बहुत आसानी से समझ जाता है। जो भी उसके आसपास जो चीज़ें हैं उनके बारे में अगर हम उनको समझाते हैं तो वो आसानी से चीज़ों को समझ पाते हैं। लेकिन एक जो बच्चा है, वह जो छोटे बच्चे हैं, उनको हम अगर किसी बड़े कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं तो वो उस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो ये अंतर क्यों है, इस अंतर को जानने के लिए उन्होंने लंबे समय तक अपने ही 2 बच्चों पर क्या किए, प्रयोग किया। उन अपने बच्चों पर प्रयोग का ही जो योगदान है वह हमें दिखता है पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में। तो उनका सिद्धांत क्या कहता है, वो कहते हैं कि बालक जो है वो क्या करते हैं, जो उनका बाह्य जगत है उसके विषय में या फिर अपने आसपास के वातावरण के विषय में अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं। उन्होंने बहुत सारी बातों के बारे में बताया कि किस प्रकार से जन्म के समय ही बालक में कुछ क्या होते हैं, कुछ संज्ञान होते हैं। यानी कि कुछ ज्ञान उनके माइंड में जन्म के समय से होता है जिसे उन्होंने क्या करा, स्कीमा शब्द का उन्होंने नाम दिया। यानी कि जैसे कि हम जो बच्चे बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, सहज प्रक्रियाएं करते हैं, उन्हें वो जन्म के समय कुछ स्कीमा कहते हैं कि बच्चे में जैसे एक्टिविटी करने के स्कीमा हैं, डिफरेंट एक्शन के जो स्कीमा हैं उनके बारे में उन्होंने बताया था। और इन्हीं में वो क्या करते जाते हैं, विकास करते जाते हैं। यानी कि वो अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं। कोई भी जो बाह्य उद्दीपक है, जैसे कि अभी तक हमने समझा कि उद्दीपक के माध्यम से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। उसी प्रकार से ये कहते हैं कि बच्चे अपनी समझ, अपनी मानसिक क्षमता के आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं।
बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील रहते हैं, और वो बोलते हैं कि हमेशा बच्चे इसमें क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं। वो कुछ ना कुछ क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं के माध्यम से ही वो क्या होते हैं, सीखते जाते हैं। जैसे अर्ली अगर इस स्टेज पे हम बात करें तो वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, सारी चीज़ें जो होती हैं उनकी किससे होंगी, मूवमेंट से होंगी। जो भी मूवमेंट वो करेंगे, अगर वो बाहर जाते हैं, अंदर जाते हैं, या कुछ चीज़ों को पकड़ते हैं, फेंकते हैं, इसके दौरान ही वो चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं। इसी प्रकार से लाइफ टाइम वो चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और अपने व्यवहारों और विचारों तथा को सीखने को समय समय पर खोज करते रहते हैं कि किस प्रकार से ये चीज़, कोई घटना घटित हो रही है तो वो क्यों हो रही है। हमारी जो इन्वायरमेंट है, बच्चों के सामने नई नई परिस्थितियाँ हमेशा आती हैं। हमने आपको समझाया है कि जैसे छोटा बालक है, उसके लिए सिर्फ जिस कमरे में वो रहता है वही उसकी क्या होती है, दुनिया होती है। लेकिन जब वो थोड़ा सा ग्रो करता है तो वह पूरे घर में घूमता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर वो स्कूल की दुनिया में जाता है। तो ये परिस्थितियाँ जो चेंज हो रही हैं, ये अलग अलग परिस्थितियाँ उसके सामने आती हैं, जिनसे वो क्या होता है, अनभिज्ञ होता है। यानी कि जो चीज़ें उनके लिए क्या है, अननोन है, वो इन सभी चीज़ों को फिर क्या करता है, समझने की कोशिश करता है और अपने ज्ञान का निर्माण करते जाता है, आगे बढ़ते रहता है, और उससे संबंधित नई नई जानकारियों को अपने मस्तिष्क में समाहित करते जाता है। तो इन्होंने इसको कुछ शब्दों के माध्यम से समझाया, स्कीमा, एसिमिलेशन, अनुकूलन, इन सभी शब्दों के माध्यम से इन्होंने इसे समझाने की कोशिश करी। तो वो ये कहते हैं कि जो ज्ञान का निर्माण करते हैं वो क्या करते हैं, अनुकूलन के द्वारा होता है। यानी कि जो पहले से चीज़ें बच्चे के मस्तिष्क में हैं, उनके साथ नई चीज़ों को समायोजित करना या नई चीज़ों को उसमें जोड़ लेना। जो पुराना ज्ञान है उसके साथ नए ज्ञान को जोड़ना, इन्होंने क्या बताया था, ये अनुकूलन है। इस प्रकार से फिर से उसके सामने एक नई सिचुएशन आती है, फिर वो नई सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है और फिर नए ज्ञान का निर्माण करता है। इस प्रकार से इन्होंने इस प्रक्रिया को अनुकूलन का नाम दिया था। और ये कहते हैं ज्ञानात्मक विकास सिर्फ दोहराने से न होकर खोज पर आधारित होता है। यानी कि हम ये जानते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, जो अर्ली एज में है वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, इमिटेट करके सीखते हैं। तो ये कहते हैं कि सिर्फ इमिटेट नहीं कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, खोज के द्वारा, यानी कि अपने माइंड में जो समझने की प्रक्रिया है, सोचने की प्रक्रिया है, वो क्या करते हैं, खोज के द्वारा करते हैं। वो नई नई चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। एक संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है जो संज्ञानात्मक विकास है। इसे क्या बोला है कि संप्रत्यय, यानी कि कॉन्सेप्ट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की यह क्या है, प्रक्रिया है। संप्रत्यय निर्माण बालक के उम्र के अनुसार होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक जो छोटा बालक है वो बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को भी समझ सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने जो रिसर्च का आधार था वो भी उनका यही था कि क्यों बालक बहुत चीज़ों को आसानी से नहीं समझते हैं, और उसी चीज़ को हम एक बड़े बालक को अगर समझाते हैं तो वो उसको क्या होता है, आसानी से समझ जाता है। तो इसी आधार पर उन्होंने विकासात्मक अवस्थाएं बताया कि किस जो स्टेज है उस स्टेज में किस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है, किस प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, उनको उन्होंने बताया, जिस कारण से वो क्या होते हैं, उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। और एक जो बड़ा बालक है, जो वयस्क चाइल्ड है, व्यक्ति है, वह क्या करता है, चीज़ों को आसानी से समझ पाता है। तो वह कुछ कारणों से होता है, इन्हें वो क्या करते हैं, अपने सिद्धांत में बहुत अच्छे से समझाते हैं। और इन्हीं से संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि जो अगर किसी प्रकार की विशेषता किसी एक एज की है तो ये किस स्तर की है, या फिर बच्चा इस प्रकार का एक्शन कर रहा है तो वो क्या विशेषता है, पियाजे के अनुसार यह क्या है। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको समझना हमारे लिए क्या है, बहुत क्या है, ज़रूरी है। तो इन्होंने बताया कि बच्चे क्या करते हैं, अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं, यानी कि अपनी समझ और अपने विचार करने की क्षमता के आधार पर ये क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। और इस क्रिया, जो ज्ञान का निर्माण करने की प्रक्रिया होती है, वह किसके द्वारा होती है, अनुकूलन के द्वारा होती है। तो अनुकूलन क्या है, इसको इन्होंने समझाया। उससे पहले वो समझाते हैं कि स्कीमा क्या है। ठीक है, इन्होंने दो प्रकार से बताया था, जो इनका जो सिद्धांत है इसमें इन्होंने बताया था, एक
कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, दूसरा कॉग्निटिव फंक्शनिंग, कि किस प्रकार से जो क्रियाएं होती है, एक तो स्ट्रक्चर है यानी कि जो संज्ञान है उसका एक स्ट्रक्चर है जिसे इन्होंने क्या कहा, स्कीमा कहा। तो स्कीमा मैंने आपको बताया कि बच्चे में, एक छोटा बच्चा है तो उसमें कुछ स्कीमा है। अगर जन्म के समय हम देखें तो जन्म के समय भी उसको कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि बच्चे को, आपको पता है बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसकी जो खाने की प्रक्रिया होती है वो किससे होती है, जो गर्भनाल है उससे उसकी खाने की प्रक्रिया होती है। लेकिन जैसे ही वो दुनिया में आता है तो उसमें किस प्रकार से फीडिंग करनी है इसको, वह यानी कि किस प्रकार से उसे भोजन को लेना है, यह प्रक्रिया उसे आ जाती है। वो रोता है, भूख लगने पर वो रोता है, अपने सर को उठाना वो सीखता है, हाथों से डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता है। तो ये वो बोलते हैं कि ये उसमें क्या होती हैं, जन्मजात होती हैं। और इसी प्रकार से वो फिर क्या करता है, जो चीज़ें उसके अंतर्गत हैं, जन्म से कुछ चीज़ें उसे मिली, यानी कि जैसे कि जो उसके आसपास चीज़ें हैं उन्हें पकड़ने की, इसे भी उन्होंने क्या बोला था, एक बर्थ, जो बाय बर्थ जो क्या है, स्कीमा है, यानी कि जो आसपास चीज़ें हैं उन्हें पकड़ने की, उनको पकड़ने के लिए जाने की, या फिर और भी जैसे कुछ चीज़ें हैं उन्हें मुंह में डालने की। तो इसके बाद क्या होता है कि ये क्या है, प्रारंभिक स्कीमा है। लेकिन उसके बाद बच्चा क्या करता है, एक नई चीज़ को सीखता है और उसको क्या करता है, अपने संज्ञान में लेता है, अपने मस्तिष्क में लेता है और एक नई स्कीमा का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रकार से व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति का जो मानसिक विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है, चीज़ों को वह समझता है। तो इन्होंने जो स्कीमा है उन्होंने इसे बोला कि ये क्या है, संज्ञानात्मक संरचनाएं हैं, यानी कि मस्तिष्क में कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बनते हैं जो हमें क्या करते हैं, जो उसकी बाह्य दुनिया है उन्हें समझने में वो हमें क्या करते हैं, सहायता करते हैं। यह बालक या एक व्यक्ति को स्थानों पर, किसी प्लेस के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, या अपने आसपास में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी घटनाएं हो रही है के बारे में ज्ञान के लिए रूपरेखा के रूप में कार्य करता है। तो माइंड में वो क्या बनाता है, एक इमेज बनाता है, एक स्ट्रक्चर सा बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। और यह व्यक्ति के मस्तिष्क का निर्माण करती है, यानी कि जो उसकी बुद्धि है उसको क्या करती है, उसका विकास करती है। तो स्कीमा क्या है, कुछ हम ये कह सकते हैं, उसका ज्ञान को ही कहीं ना कहीं उन्होंने क्या बोला है, स्कीमा बोला है। तो एक बच्चा जो सबसे छोटा बच्चा है, बहुत चीज़ों को पकड़ रहा है या फिर कुछ चीज़ों को मुंह में डाल रहा है, और या फिर जो खाने के लिए उसकी जो क्या होता है, सकिंग की प्रक्रिया होती है, वो सारी चीज़ें उसको क्या होती हैं, जन्म के समय आती हैं। लेकिन उससे अब धीमे धीमे वो आगे बढ़ रहा है, तो उस समय फिर एक खाना उठा के किस प्रकार से खाना है, ये वो क्या करता है, सीखता है। फिर ये उसका क्या होगा, नया स्कीमा होगा। इस प्रकार से जो स्कीमा है उनमें क्या होती है, वृद्धि होते जाती है। तो ये वृद्धि जो होती है वो ये बताते हैं कि अनुकूलन के कारण होती है। तो इसे हम समझते हैं, अनुकूलन क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। यानी कि मैंने आपको बताया कि वातावरण में बच्चे का एक, पहले उसका क्या है, एक कमरे तक ही वो सीमित है, फिर वो घर में सीमित हो रहा है। तो घर में उसे किस प्रकार से एक्टिविटीज़ करनी है, किस प्रकार से उसे खेल की प्रक्रियाएं करनी है, जो उसका वातावरण है उसमें उसको क्या करना है, एडजस्ट होते जाना है। फिर उसे स्कूल में, वहाँ पर भी वो बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। फर्स्ट में क्या होता है कि बच्चे के लिए जब नई परिस्थिति उसके सामने आती है तो वो एकदम से उसमें, क्योंकि वो उस चीज़ को जानता नहीं है, तो उसमें क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है। यानी कि वो उसके माइंड में थोड़ी सी हलचल शुरू होती है कि वो क्या है, किस लिए है, और इन चीज़ों को वो क्या करता है, फिर वो जो पहले उसने चीज़ें सीखी है उसके आधार पर नई चीज़ों को वो क्या करता है, समझने का प्रयास करता है। इस प्रकार से क्या होता है कि हम जो हमारा वातावरण है उसमें आसानी से ढलते जाते हैं और नई चीज़ों को सीखते जाते हैं। तो अडेप्टेशन क्या है, जो हमारा जो बाह्य जगत है उसमें नई नई चीज़ों को सीखना और इनके आधार पर अपने आप को समायोजित करते जाना। तो अनुकूलन की जो प्रक्रिया है ये भी दो प्रकार से होती है, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। अनुकूलन के अंतर्गत ही एसिमिलेशन और एकोमोडेशन क्या है, सम्मिलित हैं। तो जो अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है तो वो ये बताते हैं कि दो चीज़ों से होती हैं, पहला एसिमिलेशन से, दूसरा एकोमोडेशन से। एसिमिलेशन क्या है कि जैसे कि हमने बोला कि कोई चीज़ पहले से बच्चे को किसी चीज़ का नॉलेज है, यानी कि जो छोटा बच्चा है उसके लिए हाथों को मूवमेंट करना या चीज़ों को पकड़ना, ये क्या है, उसकी
पहले से उसके अंतर्गत स्कीमा है, यानी कि ये ज्ञान उसको है। लेकिन धीमे धीमे क्या होता है कि अब उसके सामने कुछ नई परिस्थितियाँ आती हैं। बच्चा जैसे छोटा है, अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल लें कि बच्चा छोटा है, वो हर चीज़ को क्या करता है, मुंह में डालता है। कोई चीज़ तो आसानी से वो क्या कर सकता है, मुंह में डाल सकता है, और किसी एक कोई चीज़ ऐसी हो सकती है, बहुत बड़ी चीज़ें भी होती हैं, अगर किसी वो बड़ी चीज़ को भी अपने मुंह में डालता है तो वो फिर नई, वो उसे लगता है कि पहले से जो नई सिचुएशन उसके सामने आ रही है वो किस प्रकार से डिफरेंट है, उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होता है। तो जिस कारण से वो उन दोनों में अंतर करता है और फिर उस जो नई चीज़ है उसे समझने का प्रयास करता है। तो जो एसिमिलेशन की प्रक्रिया बालक में उपस्थित एक विचार को किसी नए विचार या नई वस्तु के साथ समायोजन करना। जैसे कि हमने बोला कि बच्चा क्या करता है, जो भी उसके आसपास चीज़ें हैं उनको मुंह में वो डाल रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कोई ऐसी चीज़ उसके सामने आए जिसे वो मुंह में डाले और वो आसानी से वो उसे क्या कर पा रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। तो वो अपने माइंड में समझेगा कि ये चीज़, या फिर उसे किसी दूसरे के द्वारा समझाया जा सकता है कि इसको मुंह में नहीं डालना है या इसको हटाना है, या वो फिर बहुत बड़ी हो, उसे वो मैनेज नहीं कर पा रहा हो, तो वो इन दोनों में अंतर करता है कि कौन सी चीज़ को मैं मुंह में डाल पाता हूँ और कौन सी चीज़ को नहीं, या मीन्स अगर कोई बड़ी चीज़ है उसे मुझे क्या करना है, हटाना है। इसी प्रकार से तो ये एसिमिलेशन है। इसको हम एक आसान स्तर से समझते हैं, जैसे कि हम बच्चों थोड़ा सा आगे का उसका नॉलेज से हम समझते हैं। जैसे कि बच्चे को अब हम हमेशा स्टार्टिंग में ए फॉर एप्पल सिखाते हैं, यानी कि बच्चे को जो उसके आसपास चीज़ें हैं उन्हें वो क्या करता है, आसानी से उसने सीख लिया होता है। यानी कि एप्पल आप उसे रोज़ दिखा रहे हैं तो आपने देखा होगा बच्चे जब भी अगर उनके सामने बुक आती है उसमें एप्पल होती है, क्योंकि एप्पल उनको अपने इन्वायरमेंट में पहले भी दिखी होती है, तो वो उसे जल्दी से वहाँ पर क्या कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। यानी कि जो एप्पल था उसके माइंड में उसका स्कीमा बना हुआ है, यानी कि उसके पास बुक्स नहीं थी, उससे भी पहले हो सकता है एप्पल का उसके माइंड में क्या हो, ज्ञान हो। क्योंकि हम बच्चे को क्या करते हैं, एप्पल यानी कि कोई भी फ्रूट हो सकता है, तो वो फ्रूट हमने उसको क्या करा है, हम उसे खिलाते हैं, तब हमने उसको पता है कि ये एप्पल है। तो हो सकता है कि जब वो अपनी बुक्स पकड़ता है तो ए फॉर एप्पल को वो बहुत आसानी से पहचान पाए। उसी के अंतर्गत जैसे बी फॉर बैट है, उसे भी अगर बच्चे ने देखा है तो वो आसानी से उसे वहाँ पर पहचान पाएगा। इसी प्रकार से जैसे ई फॉर एलिफेंट आता है, वो एक नया है क्योंकि वो चीज़ उसने अपने इन्वायरमेंट में नहीं देखी है, तो ये चीज़ क्या होगी, उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगी। जैसे कि सी फॉर कैट है, कैट को तो वो अगर उसने देखा है तो जब वो उसका पिक्चर देखता है, सी फॉर कैट हम उसे बताते हैं, तो वो आसानी से उसे पहचान जाता है क्योंकि वो उसके स्कीमा में पहले से था, यानी कि उसके ज्ञान में वह उस चीज़ को जानता था क्योंकि उसने उस चीज़ के बारे में पहले जाना है। अब उसके पास ई फॉर एलिफेंट आ रहा है, ये एक नया है, तो इस चीज़ को फिर वो क्या करता है, नई चीज़ों को, तो ये उसके सामने क्या है, एक नया विचार है, एक नया कॉन्सेप्ट है। तो यह नया कॉन्सेप्ट ई फॉर एलिफेंट क्या है, इस चीज़ को समझना, ये क्या है, जो नया पुराना ज्ञान है उस नए ज्ञान में इस चीज़ को जोड़ना कि एलिफेंट भी एक भी इस प्रकार का भी कोई क्या है, जानवर होता है। तो इसको जैसे कि बच्चे ने घर पे कुछ जानवर देखे हैं, तो इसी प्रकार का ये भी क्या है, एक एनिमल है, इसको हमने समझा। तो इसे हम कहते हैं जो पहले से कोई नॉलेज है उसमें किसी नई चीज़ का जुड़ जाना, इसे हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन, जो कि पुराने विचारों में समाहित हो जाता है। यानी कि एक कैट है, एक एलिफेंट भी होता है कोई जानवर, इसे बच्चे समझ जाते हैं, तथा नए विचारों और क्रियाओं का एक भाग के रूप में समझना। तो नए विचारों को भी अपने जो पहले के जो हम चीज़ें जानते हैं उसमें उसको एक पार्ट के रूप में समझना, तो ये हमारा कहलाता है एसिमिलेशन। फिर आता है एकोमोडेशन। अब एकोमोडेशन क्या होता है, अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों और वस्तुओं में व्यवस्थित करना या फिट करना। तो पहले तो हमने बताया कि एसिमिलेशन के दौरान क्या होगा कि एक पहले से तो बच्चा जानता है कि एक कैट होती है, ये कोई क्या है, एक जो हमारे आसपास इस प्रकार के, तो उसी प्रकार से एक क्या है, एलिफेंट भी है। तो दो उसके माइंड में क्या है, दो विचार आए। अब एकोमोडेशन क्या कहेंगे, अब हम ये बोलते हैं कि ये दोनों चीज़ें इनको इसमें फिट करना, यानी कि जो जैसे कि अब ये दोनों ही क्या है, वो इन दोनों को क्या समझता है कि ये दोनों क्या हैं, जानवर हैं। इसमें जैसे कि हम ये बता सकते हैं, बच्चों को ये बताते हैं कि डोमेस्टिक एनिमल है या फिर ये वाइल्ड एनिमल है। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है। ये जो एनिमल है, जो कैट है, वो क्या रहती है, हमको घर में कहीं भी दिख जाती है, और एलिफेंट जो है वो हमें क्या है, वो हमें इसलिए नहीं दिखती क्योंकि वो क्या है, एक वाइल्ड एनिमल है। तो ये
क्लियरली इन चीज़ों को समझ जाना, यानी कि पहले सिर्फ उसने किस चीज़ को समझा, एक नए जानवर के बारे में उसने जाना। फिर ये दोनों में क्या अंतर है और किस तरह से ये दोनों क्या है, समान है। तो ये जब हमने समझा तो पहले ज्ञान में जो नया ज्ञान जो है हमने जोड़ा था कि ये भी क्या है, एक जानवर है। तो और ये सभी क्या है, एक क्या है, ये किस में आते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ये वाइल्ड, ये क्या है, ये डोमेस्टिक एनिमल है या फिर ये वाइल्ड एनिमल है। इस प्रकार की ये दोनों चीज़ों को एक साथ एडजस्ट करना, एक साथ समाहित करना, ये क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। तो फिर बच्चे में एक नया ज्ञान का निर्माण होता है। जैसे कि वो सिर्फ पहले कैट के बारे में जानता था, सिर्फ एलिफेंट के बारे में जानता था, अब वह जानता है कि ये दोनों क्या हैं, जानवर हैं। एक क्या है, एक वाइल्ड एनिमल है, एक क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है। तो इन दोनों को समझना, तो एक नया जानवरों के प्रति, यानी कि जो एनिमल्स हैं उनके प्रति उसका क्या हुआ, एक नए ज्ञान का निर्माण हुआ है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। इसी प्रकार से हमारे सामने बहुत सारी नई चीज़ें आती हैं। फिर डोमेस्टिक एनिमल या फिर वाइल्ड एनिमल, इन दोनों के बारे में भी नई नई चीज़ें हम क्या करते हैं, सीखते हैं। जैसे कि एलिफेंट है, वो बहुत बड़ा जानवर है, वो जंगल में रहता है, वो क्या क्या चीज़ें खाता है और किस प्रकार से उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सभी चीज़ों को समझना क्या होगा, फिर नई परिस्थितियाँ होंगी। तो बच्चे के सामने कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती रहती हैं। इसी प्रकार से जैसे हमने फ्रूट का एग्जाम्पल लिया, तो हम उसमें जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल में डिफरेंस करना बच्चे समझते हैं। फिर उसके बाद अगर हम एप्पल का ही एग्जांपल लें, एप्पल को कि किस प्रकार से एप्पल, अगर पहले बच्चों के लिए सिर्फ वो क्या होगा कि वो उनको शॉप से मिलने वाली कोई चीज़ है। फिर वो धीमे धीमे समझते कि एप्पल हमें कहाँ से मिल रहे हैं, कौन से रीजन में एप्पल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, ज्ञान का निर्माण होते जाता है। इसे उन्होंने समझाया, यानी कि जो पहले से कोई ज्ञान है, एप्पल है, उससे रिलेटेड कोई नई चीज़ हमने सीखी, तो हमने क्या करा, दोनों में एसिमिलेशन करा, यानी कि ये क्या है और जो दूसरी उससे मिलती जुलती कोई दूसरी चीज़ है तो वो क्या है, इन दोनों में हम क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं और इन डिफरेंस के आधार पर हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो एकोमोडेशन क्या है, इन दोनों में फिर अच्छे से अंतर कर पाना, यानी कि एक कैट है और एक क्या है, दूसरा जानवर है एलिफेंट। तो इसे उन्होंने एकोमोडेशन इस प्रकार से वो बताते हैं कि हमारा क्या होता है, ज्ञान का निर्माण होता है। फिर नेक्स्ट टर्म है साम्य धारणा, यानी कि इक्विवलेशन। इक्विवलेशन का मीन्स है कि जब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की प्रक्रिया होती है, उसके बीच में जो बच्चे हैं या फिर कोई भी व्यक्ति है, उसके माइंड में क्या होता है, कुछ डिस्टर्बेंस पैदा होता है, यानी कि कुछ स्ट्रेस उसके माइंड में आता है। जैसे कि एसिमिलेशन हमने बताया कि बच्चे को एक चीज़ की पहले से नॉलेज थी, वैसे ही उसके सामने कोई नई चीज़ आती है तो उसके माइंड में क्या होता है, जैसे कि एसिमिलेशन की प्रक्रिया होती है तो उसके सामने कोई नई चीज़ आती है तो वो उस चीज़ के बारे में समझता है, लेकिन उसके माइंड में एक क्या होता है, तनाव भी चलते रहता है, एक डिस्टर्बेंस भी चलते रहता है कि ये चीज़ तो ये है लेकिन ये दूसरी चीज़ इस प्रकार की क्या है। तो फिर एकोमोडेशन की प्रक्रिया के द्वारा वो उसे आसानी से समझ पाता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक बच्चे को क्या है, पहले एप्पल है, उसी से सिमिलर फ्रूट हमने उसे जैसे पियर हमने दिखाया, तो सिर्फ वो पहले क्या करता था, एप्पल को जानता था, फिर उसके सामने आपने पियर रखा, तो पियर, ये दो चीज़ों हमने उसे ये तो बता दिया ये एप्पल है ये पियर है, तो उसने कुछ ना कुछ अब क्या करा, एसिमुलेट करा चीज़ों को, यानी कि ये चीज़ें उसके माइंड में जुड़ गई, लेकिन वो यहाँ अंतर नहीं कर पाता है दोनों में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसके माइंड में एक डिस्टर्बेंस होता है। फिर आता है एकोमोडेशन की क्रिया। एकोमोडेशन की क्रिया के अंतर्गत हम क्या सीखते हैं कि ये एप्पल है और ये पियर है, ये दोनों ही क्या है, फ्रूट हैं, तो ये क्या है, एकोमोडेशन है। तो एकोमोडेशन के बाद जो होती है वो क्या होती है, इक्विलिब्रिएशन की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो पहले उसके माइंड में क्या हो रहा था, डिसइक्विलिब्रियम भी उसे बोलते हैं कि जैसे कि क्या हो रहा है, संज्ञानात्मक असंतुलन हो रहा है, मतलब वो समझ नहीं पाया था कि ये भी क्या है, कुछ खाने की चीज़ है, ये भी क्या है, कुछ खाने की चीज़ है। अब इन दोनों को उसने क्या करा, एकोमोडेट कर लिया कि ये दोनों क्या हैं, फ्रूट्स हैं, इन दोनों को ही हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि रॉ खा सकते हैं। तो ये है इक्विलिब्रियम की स्थिति, यानी कि जो
इस बीच में पहले उसका जो कन्फ्यूज़न हो रहा था, जब ये कन्फ्यूज़न क्या होता है, दूर हो जाता है, तो एक संतुलन की स्थिति क्या होती है, पैदा होती है, और एक नया जो स्कीमा है उसका निर्माण हो जाता है। यानी कि ये सभी क्या हैं, फ्रूट्स हैं। तो उसने नई चीज़ को सीखा कि फ्रूट्स के बारे में उसने जाना, फिर वो फिर और हो सकता है कि उसके सामने और कोई परिस्थितियाँ आएँ, फिर वो उनके बारे में सीखे। तो ये फिर उस प्रक्रिया, एक स्टेज ऐसा आएगा कि एक्विलिब्रियम। तो इस प्रकार से ये चीज़ें चलती रहती हैं। पहले एसिमिलेट होगा, फिर एकोमोडेशन होगा, एकोमोडेशन के बाद इक्विलिब्रिएशन की स्थिति आएगी, फिर एक स्थिति ऐसा होगा, फिर से असंतुलन पैदा होगा आगे, फिर उसमें क्या होगा, फिर एकोमोडेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर इक्विलिब्रियम की स्थिति पर आएंगे, यानी कि साम्य धारणा। तो इसे शब्दों में समझाया गया, आत्मीकरण और समायोजन में उत्पन्न तनाव को संज्ञानात्मक असंतुलन कहते हैं। यह तनाव पुरानी परिस्थितियों में नई अनुक्रियाओं के प्रयोग के समय आती है। जब हम दोनों को क्या करते हैं, एक साथ यूज करते हैं, तो तब यह क्या होती है, यूज होती है। लेकिन इसका जब हम क्या कर पाते हैं, समाधान निकाल पाते हैं कि ये अगर एप्पल है, ये पियर है, ये दोनों क्या है, फ्रूट्स हैं। तो ये हमने जैसे निकाला, तो इसे, ये हमने एक नई चीज जानी, तो इसे उन्होंने बोला इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम बालकों में संज्ञानात्मक संरचना को क्या करते जाते हैं, विकसित करते जाते हैं। तो जितना इक्विलिब्रियम की स्थिति बच्चे के सामने आती रहेगी, उसका ज्ञान उस तरह से आगे को बढ़ते रहेगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही चीज़ें समझाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन जो 4 टर्म मैंने आपको दिए, इन्हीं को समझना, अगर आप इनको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं तो हम क्या कर पाते हैं, जो उनका सिद्धांत है उसे भी हम आसानी से समझ पाते हैं। तो इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम विकासात्मक अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।